दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इसके मीडिया न्यूज। मैं हूं संतोष पांडे और आज बात होगी राजनीति की। राजनीति में बात होती है तो चुनाव की बात करना बहुत जरूरी होता है। हम हैं इस समय राजस्थान में, लेकिन बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। और आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो जाता है कि बैठा हुआ व्यक्ति राजस्थान का और बात कर रहा हो मध्य प्रदेश की। लेकिन एक ऐसी ही कहानी है राजनीति की, और एक जगह की कहानी है जो मंदसौर जिला राजस्थान के झालावाड़ से सटा हुआ है। और वहीं के भैंसोदा नगर परिषद की बात आज हम करेंगे, जहां के पूर्व सरपंच, उप सरपंच और वर्तमान में उसके दावेदारी करने वाले नेता हैं हमारे साथ श्याम गुर्जर जी। उनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या प्लान है उस शहर के बारे में, उस इलाके के बारे में और उनके अपने क्षेत्र के बारे में। आइए सीधा चलते हैं श्याम गुर्जर जी के पास और इनसे बात करते हैं कि इनकी प्लानिंग क्या है और क्या करना चाहते हैं चुनाव में जाने के बाद। नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार श्याम जी, आप उस भैंसोदा नगर परिषद जो बन गया है और उसके आप सरपंच भी रहे। 11,000 की आबादी है, बड़ा उज्जैन संभाग का एक बड़ा क्षेत्र है। फिर आप मार्च में होने वाले चुनाव में मैदान में होंगे। क्या प्लानिंग है आपकी लेकर के चीज़ों को? देखिए, प्लानिंग तो क्या है, जनसेवा तो लगातार ही चली आ रही है। जनता भी आज के दौर में अगर जो पसंद करती है तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को पसंद करती है, या ऐसे जनप्रतिनिधियों का चुनाव करती है जो सरलता से उपलब्ध हो जाए। उन्हें कोई भी समस्या हो तो उनको वो सरलता से उपलब्ध हो जाए। बाकी और जो विकास कार्य है वो तो शासन जो बजट देता है उस अनुसार हम करते ही हैं। शासन बजट देता है और उसके अनुसार अपन काम कर लें तो वो इतना वो नहीं रहता है। हम शासन की योजनाओं से अलग अलग रूप में अन्य बजट और लाकर और जनता को अपन सुविधाएं दें, योजनाओं का लाभ दें, यह महत्वपूर्ण होता है। शासन हर जनप्रतिनिधि को एक फिक्स बजट होता है, शासन बजट देता है, अपने विकास कार्य करा दिए, यह महत्वपूर्ण नहीं होता है। वो तो एक अशिक्षित जनप्रतिनिधि भी कर सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात अगर है तो वो ये है कि आपके शासन से अलग से अपने क्षेत्र के लिए क्या बजट लाए, ये महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, जैसा आपका चर्चा हो रही थी, लोग जानते भी हैं, भैंसोदा के बारे में जानते हैं, एक बड़ा क्षेत्रफल का इलाका है, जनसंख्या भी है। लगातार मध्य प्रदेश में जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, सरकार आई कांग्रेस की, सरकार चली गई कांग्रेस की, फिर भाजपा की वापस आ गई और अब फिर चुनाव होने वाला है, कोरोना है, तो सिलसिलेवार हम सवाल आपसे करेंगे। पहला सवाल तो यही आपसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि इतनी बड़ी आबादी वाला आपका जो क्षेत्र है, कोरोना में आपने कैसे चैलेंज फेस किया? तमाम उस समय आपसे लोग सवाल भी कर रहे होंगे और उसी दौरान सरकार भी बदल जाती है। उस चीज़ को जरा आप बताएं, कैसे आपने चीज़ों को फेस किया? देखो, काम करने वाला आदमी के लिए सरकार तो ठीक है, अगर अपने पक्ष की है तो बहुत सहयोग मिलता है। लेकिन अगर व्यक्ति जनसेवा करना चाहे तो कर सकता है, चाहे उसके पास पद हो या ना हो। लेकिन उसकी व्यक्तिगत रुचि उस चीज में होना चाहिए, ऐसी उसके अंदर भावना होना चाहिए कि वो जनता के लिए सेवा करे। जैसे प्रवासी मजदूर आए तो उनको पहुंचाना, जबकि सरकार उस टाइम पे शायद कांग्रेस की थी कोरोना के समय, तो हम लोगों ने प्रवासी मजदूरों की उनकी भोजन की व्यवस्था करना, उनको साधन उपलब्ध कराना, हमारे जो वरिष्ठ जनप्रतिनिधि उनसे संपर्क में रह के किस तरह से मजदूर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। फिर अपने क्षेत्र के लोगों को जो भी अपने पास से किसी के ऊपर मतलब दबाव डाल के नहीं कि आप ये दे दो, आप अपने से जितना बना उतना हम लोगों ने जो हमारे जो मजदूर वर्ग के लोग हैं जिनके बिल्कुल काम धंधे बंद हो गए तो उस समय उन लोगों को सामग्री भी बांटी। हमारे व्यापार संघ है भवानी मंडी, उससे हमारा जो बिल्कुल नज़दीक है, तो उनसे हमने जो ये आपकी ये जो दवाएं वगैरह भी वितरण करी हमने, जिससे इम्यूनिटी पावर बढ़े लोगों का। तो इस तरह के कई कार्य कोरोना में हमने फेस किए। और हमारे वरिष्ठ जो जनप्रतिनिधि है, विधायक जी है, सांसद जी, उनका भी हमें बहुत सहयोग मिला और बहुत कोऑपरेशन मिला। तो हम उनके कोऑपरेशन के अनुसार काम भी करते रहे और लोगों की जनसेवा भी करते रहे। जैसे हमारे प्रोग्राम का नाम है सच्ची बात नेताजी के साथ। नेताजी, जो आप जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, जिस क्षेत्र का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, लगातार आप उस क्षेत्र में हैं। आपने 5 का उप सरपंच चुनाव जीता, 10 का आपने सरपंच का जीता। लगभग 10-12-15 सालों से लगातार वहाँ काम कर रहे हैं आप। लेकिन ऐसा क्या रह गया है कि अभी आप चाहते हैं नहीं, आपसे 10 सालों में वो काम नहीं हो पाया है,
हम फिर एक बार जाएं और चुनाव जीतें या लोगों की फिर सेवा करें, वो कौन सी ऐसी चीज़ रह गई है आपके दिल में जो भी पूरा नहीं हो पा रही है? लगातार चुनाव लड़ना पड़ रहा है आपको। जब मैं सरपंच था तब थोड़ा बजट की परेशानी थी, बजट इतना आता नहीं था। फिर देश में जब मोदी जी की सरकार आई तो 2015 से 14 से 15 से अच्छा बजट आने लगा। अभी फिलहाल पंचायत में अच्छा बजट आया। मेरे कार्यकाल में करीब लगभग पूरे 5 साल में 1 करोड़ रुपए आए होंगे। तो जितना मतलब मैंने 90% काम 95% काम पक्के करवाए। महत्वपूर्ण ये होता है कि बजट कितना आया, कितना गया, और कितना विकास में लगा, ये महत्वपूर्ण होता है। आपका परसेंटेज क्या है, आपने जो पक्के कार्य कराए, जैसे अभी मान लो कि 4.5 करोड़ रुपए आए, उस 4.5 करोड़ रुपए के पक्के कार्य हुए या हमने वैसी व्यवस्थाओं में खर्च कर दिए। तो मेरे समय जो पेयजल की समस्या थी तो मैंने उस समय ये अपनी भवानी मंडी क्षेत्र को रावत भाटा की लाइन मिलती तो उससे मैंने पेयजल अपनी पंचायत में ले लिया था। उसका काफ़ी प्रशासन से भी विरोध मेरे को झेलना पड़ा, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश की सीमा से निकली थी तो हमारे जो वरिष्ठ जनप्रतिनिधि उन्होंने भी सहयोग किया कि हमें, और महारानी साहिब वसुंधरा जी से भी हमने निवेदन किया तो उन्होंने पानी लेने से हमें रोका नहीं और पानी हमें मिला और हमने लोगों को पेयजल समस्या से छुटकारा दिलाया। और अभी जो है अभी क्या वो चंबल लाइन बंद है, तो अभी थोड़ी पेयजल समस्या की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है इस पंचायत में, इस नगर परिषद में सबसे बड़ी समस्या जो रही ना वो पेयजल की है। तो मेरा जो फोकस जो मेन रहेगा वो इस पेयजल समस्या से किस तरह से निदान दिलवाऊं। जैसे कि इसमें फिल्टर प्लांट डलवाने हैं, पानी के वाटर फिल्टर ट्रीटमेंट प्लांट डलवाने हैं, सड़कें वगैरह है काफी। इस मुद्दे को लेकर के क्या आपकी बातचीत पेयजल मंत्री से हुई, कुछ चर्चा हुई? नहीं, मैंने उनको पत्र लिखा है और फिल्टर प्लांट की मांग भी की है, तो गया है पत्र। अब देखो, अब चुनाव सामने है, आचार संहिता कभी लग गई तो थोड़ा सा काम में थोड़ा सा हो सकता है डिले हो जाए, लेकिन वो काम होएगा क्योंकि नगर परिषद के अनुसार मेरे से अगर उन्होंने पूछा तो मैंने सबसे बड़ी समस्या पेयजल की बताई उन्होंने कि भाई पेयजल की सबसे बड़ी समस्या हमारी। आप संगठन में उपाध्यक्ष भी हैं, मंडल उपाध्यक्ष भी हैं, तमाम ऐसे जो बीजेपी से लोग जुड़े हैं, नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं। जिस तरीके से राजनीति में बदलाव आया, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी आने की संभावना बनी, उस दौरान जो आपके लोगों से टच में थे, आपके क्षेत्र के लोग थे, उनको क्या लग रहा है कि सत्ता बदल जा रही है, चीज़ें बदल जा रही हैं, काम नहीं हो पा रहा है? जहां आपने या श्याम जी ने जो काम किया 2010 में, वहां से अभी तक 20 तक 5 साल का जो काम रुका रहा, आप कह रहे हैं मोदी के आने के बाद बजट ज़्यादा आने लगा, जिसका लाभ अब आप देना चाहते हैं। अगर आप जाएंगे तो ज़्यादा काम करेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से लोग कोरोना में घरों में बैठ करके लोगों ने अपना काम किया, पेयजल के अलावा वो कुछ और ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए लोगों के जीवन में? जैसे लोगों को लगा कि भाई अब घर में नेट नहीं है तो काम नहीं चल पाएगा, इस पर भी कुछ फोकस है आपका, स्मार्ट वर्किंग पे? नहीं, मेरा एक फोकस मेन जो रहेगा वो तो खैर जितना भी बजट आएगा वो पूरी तरह से अपन लोगों को विकास कार्य में लगाना ही है। बाकी अन्य जैसे योजनाओं का लाभ देना हितग्राहियों को, शासन की बहुत सारी योजनाएं चलती है, उन योजनाओं का लाभ देना। और दूसरा जो रहेगा वो सफाई व्यवस्था। हमारे वहाँ सफाई व्यवस्था थोड़ी सी चरमराई हुई थी क्योंकि ग्राम पंचायत थी, कर्मचारी हमारे पास कम थे और हमारे इनकम ऑफ सोर्स भी कम रहे, तो हम ज़्यादा मतलब पंचायत में कर्मचारी रख के और हम सफाई की व्यवस्था है अभी इन 5 सालों में जो हमारे जो सरपंच प्रतिनिधि वो नहीं कर पाए। अब नगर परिषद में मैं जहाँ तक हो सकता है कि उसमें कर्मचारियों का कर्मचारी भी बढ़ेंगे, सफाई कर्मी भी बढ़ेंगे, तो साफ सफाई पे बड़ा मेरा ध्यान रहेगा। जैसे कि कचरा गाड़ी चलाना है और नाली वगैरह का निर्माण करना है, सीसी रोड के निर्माण कार्य करना है, और मतलब जैसे बजट अनुसार हम लोग कार्य करें। तो आपके मन में ये तमाम ऐसे प्लानिंग है। और अब मेरा सवाल यही होगा, लगातार यही सवाल हो रहा है, चूँकि आप लोग छोटी पंचायत के बड़े नेता हैं और आपकी विधानसभा लोकसभा में जाने की उस जगह से संभावना नहीं बन पा रही है, तो आप वहाँ पर काम कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि वैसोदा नगर परिषद को आप एक बेहतर मॉडल बना के ले आएँ। ऐसे में स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल जो 3 बुनियादी सुविधाएं होती हैं वो होनी चाहिए। आपने पेयजल की बताई,
शिक्षा को लेकर के क्या मॉडल है आपके दिमाग में कि अगर हम आएंगे शिक्षा को क्या बेहतर कर पाएंगे? शिक्षा के यहाँ पर केंद्र ज़्यादा विस्तृत और विस्तार करेंगे। जैसे कि हमारे अभी हाई स्कूल तक तो यहाँ पर गजदा मंडी में है स्कूल, तो कॉलेज बने, यहाँ स्थानक की अपनी जो शिक्षा है वो बढ़े। हॉस्पिटल के लिए हमारे अभी PSC है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो बड़ा हॉस्पिटल बने। तो नगर परिषद के अनुसार बिल्कुल ये सब मेरे को पूरा विश्वास है कि, और मेरे शासन पे भी विश्वास है कि सब कार्य हम मांग करेंगे और बिल्कुल होंगे। तो आप मोदी की योजनाओं को लेकर के जा रहे होंगे, सामने आपके शिवराज सिंह चौहान की योजनाएं हैं। कुछ दिन पहले 14 महीने पहले कांग्रेस की सरकार रही और वहाँ शिवराज सिंह चौहान लगातार आरोप लगाते हैं, क्योंकि चुनाव मैंने देखा कि 14 महीने की सरकार ने जो नहीं किया वो मामा ने 6 महीने की सरकार में कर दिया। आपको क्या लग रहा है कि जो ये राजनीतिक उठापटक हुई है बहुत तेजी से हुई है मध्य प्रदेश में, इतने सालों के बाद, मतलब बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ कि विधायकों ने 28 विधायकों ने इस्तीफा दिया, सब चीज़ें हुई, उसका कुछ असर आपके, उसका कोई बड़ा असर आपके पंचायत चुनाव में दिख सकता है? एक्चुअल में क्या है, नगर परिषद की जो घोषणा जो मैंने करवाई थी 2013 में, तो शिवराज सिंह चौहान जी से करवाई थी, और उसमें मेरे सांसद जी सुधीर जी गुप्ता जो तत्कालीन जिला अध्यक्ष थे उन्होंने, और मेरे जो वरिष्ठ नेता हैं उन लोगों ने काफ़ी मदद करी। बाद में अभी सरकार बदल गई तो वापस ये ग्राम पंचायत हो गई थी कांग्रेस के शासनकाल। अब क्या कारण रहे ये तो बड़ी पॉलिटिक्स का मामला है, लेकिन जो भाई अगर कोई चीज को अपन ने रूप परिवर्तन कर दिया तो वापस उसको उसी स्थान पे लाना, ये कांग्रेस का जो रवैया था वो ठीक नहीं लगा। सरकार बदली, वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हमारे शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री बने। उन्होंने वापस इसको नगर परिषद की इसमें गजट नोटिफिकेशन करवाया, जो कांग्रेस ने कैंसिल कर दिया था। तो विकास में और सोच में तो आप अंतर यूं ही समझ जाएंगे कि भाई कांग्रेस क्या चाहती थी और भाजपा क्या चाहती है। भाजपा विकास करना चाहती है और कांग्रेस अगर विकास करना चाहती है तो इसको पंचायत वापस क्यों बनाती? अक्सर देखा जाता है कि बॉर्डर के जो इलाके होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाते क्योंकि सरकारों के दबाव में होते हैं, लेकिन आपकी दोनों जगह भाजपा, कभी भाजपा साथ में थी और कभी कांग्रेस साथ में थी, उसके बाद भी चीज़ें बदल नहीं पाई। अब मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि ये जो नगर परिषद, पंचायत से नगर परिषद हो जाती है, आप सरपंच से सीधा परिषद अध्यक्ष बनेंगे, तो नाम बदलता है या काम भी बदलता है या इसके साथ ही साथ कुछ और बड़ा बदलाव होता है? ये तो आदमी की सोच पर निर्भर करता है। और नगर परिषद अध्यक्ष की जो सीट आरक्षण हुई है ओबीसी महिला के उसमें हुई है, तो जो भी अगर जनता चाहेगी तो अगर मौका मेरे परिवार को मिलता है तो मैं बिल्कुल जनसेवा जो मैंने सरपंच कार्यकाल में की, जो सरपंच कार्यकाल में की, पानी के स्रोत नहीं होते हुए भी मैंने पानी की व्यवस्था से कभी जनता को भटकने नहीं दिया। पेयजल व्यवस्था मेरी सुचारू चली। मुझे जितना बजट मिला उसका 100% काम मैंने पक्के कार्यों में करा, पाइपलाइन बिछाई। तो ये तो जनप्रतिनिधि की अपनी दृढ़ शक्ति के ऊपर निर्भर है कि वो कितना लोगों का जनसेवा कर सके और कितना लोगों को योजनाओं का लाभ दिला सके। परिवहन को लेकर के क्या आपके माइंडसेट में है कि आपके शहर में नगर परिषद की बसें चलें? कुछ ऐसी प्लानिंग है कि अगर आप आते हैं तो परिवहन को लेकर कुछ बेहतर करेंगे? परिवहन के लिए मेरे जो नगर परिषद में सबसे बड़ी समस्या है बस स्टैंड की। तो बस स्टैंड के लिए जगह भी आरक्षित है, तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि वहाँ बस स्टैंड बने, और बस स्टैंड बन जाएगा तो लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा, जो हमारे युवा हैं उनको रोजगार भी बनेगा। नगर परिषद बनने के बाद काफ़ी डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट कोई भी चीज़ अगर परिवर्तित होती है या अच्छा बजट अगर शासन से आता है और क्षेत्र में अगर विकास होता है तो उससे रोजगार के अवसर बिल्कुल मिलते हैं, ऐसा मेरा मानना है। सच्ची बात नेताजी के साथ हमारे ये शो है जिसपे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जैसा हमने बताया कि श्याम पुर्जा जी हैं, जो चर्चा हमारी इनकी चल रही लगातार। बॉर्डर का इलाका है, वहाँ पर मध्य प्रदेश राजस्थान दोनों की सरकारें अपना काम करती हैं, लेकिन लड़ाई इनको लड़नी पड़ती है क्योंकि लोग इनके साथ जुड़े हैं। ये वहाँ मंडल अध्यक्ष हैं, भाजपा के उपाध्यक्ष हैं और कई सालों से राजनीति में हैं, और इन्हें उम्मीद है कि जो आने वाला चुनाव है वहाँ इन्हें जीत भी मिलेगी। इन्हें भरोसा भी है चूँकि इन्होंने काम किया है। लेकिन आप नेताजी से एक सच्ची बात और कर लेते हैं
कि वो सच्ची बात शायद आपको अच्छी न लगे, लेकिन नेताजी को अच्छी लगेगी। नेताजी, अगर ये जो चुनाव हुआ और इसमें कोरोना का जो इफेक्ट है, जिस तरीके से सरकार गई कर रहा है, वहाँ पर कमलनाथ की गई सरकार, वापस शिवराज सिंह की आई, क्या आपको लग रहा है कि जो ये 2000 रुपया मोदी जी की है योजना, उसको भी आप बताते होंगे क्योंकि आप लोग कर भी रहे हैं, और साथ ही साथ कोरोना में कोरोना वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन को लेके क्या चल रही है नीचे लेवल पे, आप वैक्सीन की बातें कैसे कर पा रहे हैं वहाँ? लोगों को समझा रहे हैं, और जो लोग, कुछ लोग जो वैक्सीन के प्रति जो भ्रांति फैला रहे हैं उसको दूर कर रहे हैं, और वैक्सीन लगवा रहे हैं लोग। चालू हो गया। हमारे जो डॉक्टर स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, आज हमारे विधायक जी ने, देवीलाल जी धाकड़ ने उसका शुभारंभ भी किया है, और हमारे भानपुरा हॉस्पिटल में उसकी वैक्सीन की शुरुआत होगी। मतलब आपको भी लग रहा है कि वैक्सीन एक ऐसी चीज़ है जो कोरोना के बाद जो आपके लिए संजीवनी बूटी है, जिसे ब्राज़ील के लोगों ने कहा है जो संजीवनी बूटी है। तो दोस्तों, लगातार हमारी चर्चा इसी तरीके से एसके मीडिया न्यूज़ पर होती रहेगी, और आज हमारे साथ थे, हमने बताया सच्ची बात में नेताजी, और लगातार हम इस तरह का प्रयास करेंगे कि आपके सामने ऐसे ही सच्ची बात के साथ एक बेहतरीन नेता को सामने लाएं जो अपनी बातों को करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, और आपके लिए काम भी करना चाहते हैं। ये बात इसके मीडिया न्यूज़ पर लगातार चलती रहेगी, और लगातार यहाँ पर नेताजी आते रहेंगे, आपके सवालों का जवाब देते रहेंगे। अगर आपको कुछ सवाल करना हो तो कमेंट बॉक्स में जवाब दे करके, सवाल करके पूछ भी सकते हैं, और नेताजी आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। तो आज बस इतना ही, लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा। अगली कड़ी में कोई और नेताजी होंगे, लेकिन आप देखना मत भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।